बीपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सृजन पुस्तक के अंतिम अध्याय 17 मैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का अध्ययन करेंगे। लेखक परिचय के अंतर्गत देखिए, श्री मिश्र जी का जन्म सन 1906 में सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में इनकी गहरी रुचि रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में इन्होंने कई बार जेल की यात्रा भी की। इनका मुख्य कार्य क्षेत्र पत्रकारिता है। यूँ तो ये ज्ञानोदय के संपादक भी रहे, किंतु इनकी साहित्य साधना विशेषतः नया जीवन मासिक के संपादन प्रकाशन के रूप में व्यक्त हुई है। ललित निबंधों के क्षेत्र में भी इन्होंने अनवरत योग दिया, यानी बिना रुके। इनके प्रमुख निबंध संग्रह है जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू और दीप जले शंख बजे। आकाश के तारे, धरती के फूल इनका लघु कथा संग्रह है। पत्रकार होने के नाते इन्होंने कई रिपोर्टाज भी लिखे। इनके रिपोर्टाज क्षण बोले कण मुस्काए शीर्षक कृति में संकलित है। पाठ परिचय के अंतर्गत देखिए, प्रस्तुत निबंध प्रभाकर जी की जिए तो ऐसे जिए शीर्षक कृति से लिया गया है। इसमें लेखक ने यह प्रतिपादित किया है कि प्राय मनुष्य दूसरों के विषय में सोच समझकर दुखी सुखी होता रहता है। उसका प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह अपने विषय में सोचे, अपने कर्तव्य का पालन करे और निरंतर कर्मरत बना रहे। कर्तव्य करने के साथ साथ उसे अहंकार का बोझ नहीं लादना चाहिए। अहंकार घृणा का पिता है और घृणा जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन है। अतः घृणा से बचना चाहिए। लेखक ने जो दूसरा संदेश दिया है वह यह है कि मनुष्य को जीवन के प्रति निष्ठा रखते हुए संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा कर्म की गति रोक देती है तथा नया और ताज़ा अनुभव नहीं करने देती है। कहने का अभिप्राय यह है कि लेखक ने इस निबंध में यह प्रतिपादित किया है कि दूसरों के विषय में सोचकर मनुष्य को कभी दुखी नहीं होना चाहिए। उसका प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह अपने विषय में सोचे, अपने कर्तव्य का पालन करे और निरंतर कर्मरत बना रहे। लेखक ने इस संपूर्ण निबंध में क्या क्या बातें बताई है, इसके अंतर्गत देखिए, दूसरों के विषय में सोचना व्यर्थ है। अपने कर्तव्य और अधिकार का चिंतन सोचना आवश्यक है। अहंकार से घृणा, असफलता से शिक्षा ग्रहण करना, मैं और मैं। अब हम इसके मूल पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि इस प्रकार है। जब देखो गुमसुम, जब देखा गुमसुम, अरे भाई तुम्हें क्या सांप सूंघ गया है कि सुबह के सुहावने समय में यूं चुपचाप बैठे हो। तुमसे अच्छे तो देवी कुंड के कछुए ही हैं कि तैरते नज़र तो आ रहे हैं। उठो, 2-4 किलकारियां भरो और अंगीठी के पेट में गोला डालो, जिससे अपना भी पेट गरमाए। ओहो, तुम कहाँ से आ टपके इस समय? कितने ही गंभीर मूड में हो, विचारों की कितनी ही गहराइयों में उतर रहा हो। तुम्हारी आदत है बीच में आ कूदना और फैलाने लगना लंतरानियों के लच्छे, यानी मनगढ़ंत बातें एक के बाद एक। यह सच है कि यह बहुत बुरी आदत है। यानी लेखक के पास कोई आता है और जब वह सोच रहा होता है तो उसमें बीच में ही बोल पड़ता है। तो हम लंतरानियों के लच्छे फैलाते हैं और तुम गंभीर मूड में रहते हो। सच्चाई यह है भाई जान कि ज़माना बहुत ख़राब है। जिस गधे को नमक दो वही कहता है कि मेरी आँख फोड़ दी। हम जा रहे थे अपने काम, तुम्हें दूर से देखा, सुस्त रास्ता काटकर इधर आए कि देखे तो माजरा क्या है। यानी हम पता लगाना चाहते थे कि क्या बात है और मामला कुछ गड़बड़ हो तो कुछ मदद करें। पर तुम्हारे तेवर कुछ ऐसे बदले हुए हैं कि जैसे हम सुबह सुबह 4 रुपए उधार मांगने आ गए हों और पहले इसी तरह हाथ उधार उठाए। रुपए हमने अभी तक वापस न किए हो, बहुत अच्छे रहे। यानी मैं तो तुम्हारी फिक्र करके आया था, लेकिन तुमने तो कुछ और ही व्यवहार मेरे साथ किया है। ना, यह बात नहीं है।
तुम्हारा आना सर आंखों पर, तुम भी यह क्या बात कह रहे हो। पर बात यह है कि मैं इस समय बहुत गहरे चिंतन में था। और लो बताऊं तुम्हें गहरे चिंतन में क्या था। मैं अपने आप में खोया हुआ हूँ आज। यानी लेखक कहता है कि मैं अपने आप में खोया हुआ हूँ। मैंने जो बोला उसका मतलब ये नहीं था। वाह भाई वाह, क्या कहने। लो फिर बताऊं तुम्हें मैं भी एक बात कि आज तुमने ऐसी दूर की हाँकी कि अब तक के सब छौंक मात हो गए। हाँ जी, तो आज तुम अपने आप में खोए हुए हो मियाँ। खोए हुए हो तो डोंडी पिटवाओ या पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ। खड़े खड़े क्या देख रहे हो भेंगे बबूल से। यानी लेखक का जो मित्र कहता है कि पूरे गांव में आवाज़ लगवा दो कि तुम खो गए हो या पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूं। यानी मजाक में कहता है तुम तो अजीब आदमी हो। मैं कह रहा हूँ संत स्वभाव एक गहरी बात और तुम उड़ा रहे हो गुट्टप्पे। पर बात यह है कि पढ़ाई के लिए एक पैसा कभी किसी मास्टर को तुमने दिया नहीं। अक्ल आए भी तो कहाँ से। लो फिर मैं आज तुम्हें तुम्हारे ही जैसों की एक कहानी सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझोगे कि कैसे आदमी अपने आप में खोया जाता है। यानी लेखक का मित्र जब उसकी बात नहीं समझता है तो लेखक कहता है कि तुम्हें मैं तुम्हारे जैसी ही कहानी सुनाकर बात बताता हूँ। तो वह कहता है 5 आदमी आपस में गहरे दोस्त थे। करने धरने को कुछ नहीं, खाने को दोनों समय रोटी और पीने को भंग चाहिए। पांचों पक्के भंगड़ी पिए और धुत पड़े रहे। एक दिन कहीं मंदिर में बैठे घोट रहे थे कि उन पांचों की स्त्रियां इकट्ठी होकर जा पहुंची और लगी दिल के गुब्बार निकालने, यानी अपना क्रोध प्रकट करने। जो 10-5 आदमी वहां और थे उन्होंने भी इन स्त्रियों की बात का समर्थन किया कि ये औरतें जो बात कह रही है वो बिल्कुल सही है। बड़ी बेइज्जती हुई और पांचों ने कहीं परदेश में जाकर रोजगार करने का फैसला लिया। यानी उन पांचों के बात समझ में आ गई और उन्होंने कहा कि हम कहीं बाहर जाकर काम करेंगे। पांचों चल पड़े। चलते चलते आपस में सलाह की कि भाई होशियारी से चलियो, कहीं रास्ते में ऐसा न हो कि सांझ हो जाए, जरा गहरी और कोई खोया जाए। लौटकर उसकी घरवाली को क्या जवाब देंगे। फिर कुछ दूर गए, रात हुई। एक मंदिर में पड़कर सो गए। सुबह उठते ही तब पाया कि भाई पहले गिन लो सब चौकस भी हैं, यानी सारे हैं कि नहीं हैं। उनमें से एक ने सबको गिना 1 2 3 4। फिर गिना 1 2 3 4। जोर से चिल्लाकर कहा अरे हम तो घर से 5 चले थे, ये तो रात भर में 4 ही रह गए। दूसरे ने दोबारा सबको गिना पर वे ही 4। तीसरे ने गिना तब भी 4। मामला संगीन हो गया, थोड़ा गहरा हो गया और तब पाया कि लौटकर घर चले शायद 5वां आदमी रात को घर लौट गया हो। रास्ते में सब के सब रोते पीटते लौट रहे थे कि एक समझदार आदमी मिला। यानी जब वो गिना तो सब ने सोचा कि ये तो 4 ही हैं और रोते पीटते चले जा रहे थे। तो एक समझदार आदमी मिला, उसने इन्हें रोककर पूछा कि ये वे किस मुसीबत में हैं। इन्होंने बताया कि हम घर से 5 चले थे पर रात भर में 4 ही रह गए। उस आदमी ने इन्हें गिना तो वे 5 थे। उसने कहा भले आदमियों, तुम घर से 5 चले थे और 5 ही अब हो, तो रो क्यों रहे हो। सब इन भंगड़ियों में से एक ने फिर सबको गिना 1 2 3 4। समझदार ने कहा अरे भोंदू, भोंदू मतलब मूर्ख, अपने को तो गिन। अब इन लोगों की समझ में आया कि मामला यह है कि जो गिनता है अपने को भूल जाता है। वही हाल मेरा हो रहा है कि मैंने घर की सोची, पड़ोसी की सोची, देश की सोची और यूँ समझो कि दुनिया की बातें सोच मारी, पर अपनी बात भूल गया और कभी यह न सोचा कि आखिर मेरा मेरे प्रति कर्तव्य क्या है और क्या अधिकार है। आज मैं यही सोच रहा था कि तुम आ गए। कहो फिर मैं गहरे चिंतन में था या नहीं। यानी लेखक ने अपनी बात को बड़े सहज तरीके से अपने मित्र को समझाया एक कहानी के माध्यम से। आगे चलिए। भाई बात तो तुम्हारी कुछ पते की सी लगती है कि हम दुनिया की बात सोचते हैं पर अपनी नहीं, और सच बात बड़े कह गए हैं आप मरे जग परलो, यानी हम मर गए तो दुनिया मर गई, हम नहीं तो जहान नहीं। बात मन को लगती है पर अपने बारे में सोचें ही क्या। नहीं सोचते
तो लिखाओ पशुओं में नाम, क्योंकि जो सोचता नहीं वह पशु है, जानवर है। तो जो लेखक का मित्र है वह कहता है, तो हम पशु हैं आपकी राय में। वाह साहब, आप हमें पशु बता रहे हैं, पर भाई यह तो बताओ कि तुम्हें हमारी पूंछ और सींग किधर दिखाई दिए। पूंछ और सींग? पशु बनने के लिए पूंछ और सींग की ज़रूरत नहीं पड़ती। बात यह है कि पशुता और मनुष्यता दो भाव हैं, यानी मनुष्य के दो भाव हैं, पशुता, मनुष्यता। जो पहले सोचे फिर चले वह मनुष्य, और सोचे कुछ नहीं बस जिधर हवा ले जाए चला चले वह पशु। अब आई तुम्हारी समझ में मेरी बात कि पशुता और मनुष्यता में क्या अंतर होता है। तो सोचना जरूरी है। जी हाँ, सोचना जरूरी है और अपने बारे में सोचना जरूरी है। मैं यही जरूरी कार्य कर रहा था जब तुम आए। यानी लेखक ने अपनी पहली बात बड़े ही अच्छे तरीके से उसको समझा दी। अब एक दूसरी कहानी के माध्यम से लेखक कह रहे हैं, महाकवि शेख शादी एक दिन अपने बेटे के साथ सुबह की नमाज पढ़कर लौट रहे थे। उनके बेटे ने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ वाले घरों में अभी तक बहुत से आदमी सोए पड़े हैं। उसने अपने पिता से कहा, अब्बा ये लोग कितने पापी हैं कि अभी तक पड़े सो रहे हैं और नमाज पढ़ने नहीं गए। विचारक शेख शादी ने दुख भरे स्वर में कहा, बेटा बहुत अच्छा होता कि तू भी सोता रहता और नमाज पढ़ने न आता। बेटे ने आश्चर्य से पूछा, यह आप क्या कह रहे हैं मेरे अब्बा? शेख शादी ने और भी गहरे में डूबकर कहा, तब तू दूसरों की बुराई खोजने के इस भयंकर पाप से तो बचा रहता मेरे बेटे। मतलब यह है कि अपने बारे में सबसे पहले जो बात सोचने की है वहाँ यह है कि मेरा यह अधिकार है कि मैं अच्छे काम करूं, अपने जीवन को ऊंचा उठाऊं, पर मेरा यह कर्तव्य भी है कि जो किसी कारण से अच्छे काम नहीं कर रहे हैं या साफ शब्दों में गिरे हुए हैं, उन्हें अपने कामों से ऊंचे उठने की प्रेरणा देते हुए भी उन पर अपने अहंकार का बोझ न ला दूं, क्योंकि अहंकार घृणा का पिता है और घृणा जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन है। इसमें लेखक यह समझाना चाहता है कि आपने यदि किसी व्यक्ति से घृणा कर ली तो आपके जीवन में जो भी ऊंचाइयां आपका इंतज़ार कर रही है वो आपकी दुश्मन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके मन के अंतर्गत घृणा का वास हो चुका है। आगे देखिए, खास बात यह है कि घृणा उसका घात करती है जो घृणा करता है, और इस तरह मैं दूसरों से घृणा करके अपना ही घात करता हूँ। तो घृणा को रोकना ज़रूरी है। हाँ जी, घृणा को रोकना, उसे उत्पन्न ही न होने देना बहुत ज़रूरी है। पर रोकने की बात कहकर तुमने मुझे एक पुरानी बात याद दिला दी। यानी फिर वह एक तीसरी कहानी के माध्यम से अपने मित्र को बताता है, मेरे एक मित्र हैं श्री कौशल जी। उन्हें अपने जीवन में पहली असफलता यह मिली कि एंट्रेंस के पास न कर सके और 9th में उन्हें स्कूल को नमस्कार करना पड़ा किसी मजबूरी के कारण। इनके कुछ दिन बाद ही उन्होंने छोटा सा प्रेस खोल लिया। साजी समझदार था, खर्चा प्रेस के नाम लिखता रहा और आमदनी अपने। प्रेस फेल हो गया और मेरे मित्र चौराहे पर खड़े दिखाई दिए। अपने पिता की पूरी पूंजी लगाकर उन्होंने बर्तनों का एक कारखाना खोल लिया। बर्तन बनते, कलई होती, रुपए छनका करते। सेठों में गिनती होने लगी, पर तभी उनकी पत्नी बीमार हो गई। उसे लिए इरविन अस्पताल पड़े रहे। कारखाना मजदूर खा गए। 5 महीने बाद लौट कर आए तो लेना कम था, देना बहुत। यहाँ भी ताला बंद किया। पंसारी की थोक की दुकान थी। मेवा के ढेर लग गए, ढेरों आती, बोरियां जाती। फिर रुपया बरसने लगा, पर जाने कैसे ये घटनाएं भी छितरा गई और पत्नी का सारा जेवर बेचकर जान छूटी। फिर क्या हुआ? खाली तो रह नहीं सकते थे, घर से दूर जाकर होटल खोल लिया। चला, चमका और ठप हो गया। वहाँ से भी हटे और अपने समधि की सोडा वाटर फैक्ट्री में बैठने लगे। यहाँ से एक बीमा कंपनी में गए, खूब चमके। बीमा कंपनी में डायरेक्टरों का कुछ झमेला मचा तो इन्होंने शरबत की दुकान खोल ली और एक अखबार निकाल दिया। दोनों खूब चले, पर चलकर टिके नहीं।
चले ही गए, यानी वहाँ भी असफलता का सामना करना पड़ा। फिर क्या हुआ देखिए, अब यहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर थे। यहाँ ये ऐसे चमके कि पिछली सब चमके धीमी पड़ गई। एक बार तो ऐसी हवा बंधी कि गांठ बंध गई, पर फिर वही बहुत सी बातें इकट्ठी हुई और कंपनी में ताला पड़ा, यानी फिर एक बार उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। मेरे मित्र अब पुस्तक प्रकाशक थे। बाजार उनकी पुस्तकों से दाया हुआ था, धूम मची थी, यानी पूरा भरा पड़ा था, खूब जोर रहे। देश स्वतंत्र हुआ। उन्हें एक यात्रा के बीच में एक जाति के लोगों ने उतार लिया और जाने कितने दिन बंदी रहे, जाने कैसे बचे और कहाँ कहाँ भटकते रहे। बहुत दिन बाद एक पत्रकार के रूप में प्रकट हुए और अब शांति के साथ सम्मान की और व्यवस्था की जिंदगी बिता रहे हैं। उन्हें देखकर बराबर मेरा दिमाग चक्कर में रहता कि ये सज्जन कितने अद्भुत हैं कि इतनी असफलताओं के थपेड़े खाकर भी निराश नहीं हुए। मैं उनके बारे में बहुत सोचता, पर उनके व्यक्तित्व का रहस्य न समझ पाता। यानी लेखक कहता है कि हमारे जीवन में यदि एक असफलता आती है तो हम उससे डगमगा जाते हैं, लेकिन जो मेरे मित्र कौशल जी हैं, उन्होंने अनेकों बार असफलता का सामना किया, लेकिन फिर भी घबराए नहीं और आगे से आगे अपना नया काम उन्होंने प्रारंभ किया। तो उनके व्यक्तित्व का जो रहस्य है वो आज तक मैं नहीं समझ पाया। आगे देखिए, एक दिन एक अन्य मित्र आए, श्री सिंहल। उनका कारखाना भी फेल हो गया था और वे उसका मामला निपटाने में मेरा सहयोग चाहते थे। उनके 2 मोटरें बिकनी थी, पर पूरे दाम देने वाला कोई ग्राहक बाजार में न था। एक दिन बहुत उबे हुए मेरे पास आकर बोले, तो भाई साहब, जितने में बिकती है उतने में बेच दें, पर यह मामला निपटा दें। मैंने कहा, मामला तो निपटाना ही है, पर 10,000 की गाड़ियाँ 6,000 में कैसे बेच दूँ? बोले, 6,000 में ही बेच दीजिए। बात यह है कि यह मामला निपट जाए तो मैं फ्रेश स्टार्ट ले सकता हूँ। मेरे कानों में पड़ा फ्रेश स्टार्ट। इनका अर्थ होता है नया ताज़ा आरंभ। सुनते ही एक नई ताजगी अनुभव हुई और मैंने सोचा कि हर नया आरंभ अपने साथ एक ताजगी, एक तेजी, एक स्फुरण लिए आता है। तभी याद आ गए मुझे फिर कौशल जी, जो जीवन में बार बार असफल होकर भी थके नहीं, उबे नहीं और बराबर आगे बढ़ते रहे। और आज ही पहली बार मेरी समझ में आया कि उनकी उस अपराजित वृत्ति का रहस्य, यानी नहीं हारने की जो शक्ति थी, उसका रहस्य क्या था? यह रहस्य है नया ताज़ा आरंभ। वे हारे पर हार कर रुके नहीं और इस न रुकने में ही उनकी सफलता का रहस्य छुपा हुआ है। मैंने सोचा, मेरा अपने प्रति यह अधिकार है कि मैं हार जाऊं, थक जाऊं, गिर भी पड़ूं और भूलूं भटकूं भी, क्योंकि यह सब एक मनुष्य के नाते मेरे लिए स्वाभाविक है, संभव है। पर मेरा यह कर्तव्य है कि मैं हार कर भागूं नहीं, थक कर बैठूं नहीं, गिर कर गिरा ही न रहूं और भूल भटक कर भरमता ही न फिरूं। जल्दी से जल्दी अपनी राह पर आ जाऊं, अपने काम में लग जाऊं और एक नया आरंभ करूं, क्योंकि रुक जाना ही मेरी मृत्यु है और मरने से पहले न मेरा अधिकार है और न कर्तव्य है। यानी इसके अंतर्गत लेखक ने कहा है कि एक मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, उसे निरंतर असफलताओं से बिना घबराए अपने कार्य को आगे करते रहना चाहिए। यानी इसके अंतर्गत कवि ने यह बताया है, लेखक ने यह बताया है कि अपने विषय में सोचे, दुनिया भर की बातों के झंझटों में न पड़े, क्योंकि मनुष्य का अपने प्रति कर्तव्य पालन करना ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और निरंतर कर्मरत बना रहना ही उसका कर्तव्य है। तो मैं समझती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने अपनी जो प्रथम पुस्तक है सृजन, वह पूरी कर ली है, यानी उसका जो कोर्स है वो हमने पूरा पढ़ लिया है। तो कक्षा 12 की जो व्याकरण है और सृजन है, ये 2 पूरे हो चुके हैं। कल हम नई पुस्तक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।